आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट के कंसेप्ट और उसका क्लासिफिकेशन, यानी मार्केट क्या होती है। मार्केट के बारे में बहुत सी एक चीजें हैं, बहुत से एक लोग अपनी अपनी तरीके से मार्केट को डिफाइन करते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो मार्केट इस चीज को समझते हैं कि जो उनके घर के पास में मोहल्ले में जो मार्केट है, एक्चुअली इकोनॉमिक्स में उसे मार्केट कहते हैं, या जो उनके गांव में बाजार लगती है वो मार्केट है, या जो बड़े लोग हैं थोड़ा और ज्यादा लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि जो वो किसी शहर की किसी बड़ी मार्केट में चले गए तो वो मार्केट है, या मॉल में चले गए वहां तो उसे कहेंगे कि वो मार्केट है। आम बोलचाल की भाषा में मार्केट के मतलब यही लगाए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट के मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बाजार जिसकी आम बोलचाल भाषा में हम लोग जिसका मतलब बाजार, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो लेते हैं, वो एक बहुत संकुचित और बहुत छोटी चीज है। अगर इकोनॉमिक्स में हम इसे बाजार मानेंगे तो इसका ये बहुत एक छोटा लफ्ज हो जाएगा, जबकि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है, उसको किसी भी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। मसलन ये नहीं कहा जा सकता कि एक शहर में एक पर्टिकुलर एरिया में जो दुकानें हैं वो मार्केट है, खाली उसको हम मार्केट नहीं कहेंगे। अगर हम उसको मार्केट कहते हैं तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी। मान लीजिए मैंने बॉम्बे से कोई माल खरीदना है और मैंने यहां से बॉम्बे फोन किया और मैंने वहां से माल खरीद लिया, तो क्या मैंने मार्केट से माल नहीं खरीदा है? तब तो मैं ये कहूंगा मैं तो उस पर्टिकुलर मार्केट में गया ही नहीं और मैंने वहां से माल खरीदा, लेकिन मैंने मार्केट से माल नहीं खरीदा। अगर हम उसको सीमाओं में बांध देंगे तो बॉम्बे से जो माल हम खरीद रहे हैं तो वो तो ये हो जाएगा कि साहब हमने तो मार्केट से माल ही नहीं खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट को किसी भी एरिया की सीमा में नहीं बांधा जाता, वो किसी एरिया की सीमा में नहीं बनती। मार्केट पूरा वर्ल्ड जो है वो मार्केट की श्रेणी में आएगा। हम अमेरिका से कुछ माल खरीद लें, दुबई से कुछ सामान खरीद लें, सऊदी अरब से हम माल खरीद लें, तो वो जो है वो मार्केट है। अब उसको हम नाम क्या दे देंगे, हमने इंटरनेशनल मार्केट से माल खरीदा, ठीक है। नेशनल लेवल पर अब हमने यहां बैठे बैठे हमने बॉम्बे से माल खरीदा तो हम कहेंगे नेशनल मार्केट से हमने माल खरीद लिया। अब यहां हमने जो लखनऊ में माल खरीदा है वो हमने लोकल मार्केट से माल खरीदा है। तो अब क्या वो मार्केट वही है, मार्केट बड़ी चीज हो गई। अब उसका हमने क्लासिफिकेशन अलग अलग कर लिया, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, और अपने घर के बाजार की भी, घर के बराबर की दुकान जो है वो भी मार्केट की श्रेणी में आ गई। लेकिन ये सब मार्केट के क्लासिफिकेशन हुए और ये सब मार्केट है, खाली एक इसमें से मार्केट नहीं है, बल्कि ये सारी के सारे मार्केट है, इनमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो। इसी कड़ी में एक प्रोफेसर कोर्नाट हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन इस तरह से है कि इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच फ्री इंटरकोर्स with one another that the price of the same goods tends to equality easily and quickly। ये जो प्रोफेसर कॉर्नॉट ने ये डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन में उन्होंने कुछ खास बातें बताई। अब इस तरह से जो कॉर्नॉट की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ खास बातें हम लोगों को पता चलती हैं। वो खास बातें किस तरह से हैं। पहली बात है कि प्रोडक्ट विच आर डील्ड विद, दूसरी बात है प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तीसरी है अ मार्केट, अ प्लेस, वेदर अ सर्टेन रीजन, कंट्री और द होल वर्ल्ड। पहले ये तीन बातों पर हम डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। पहली बात क्या दी हुई है? पहली बात है प्रोडक्ट विच आर डील्ड विद, यानी
मार्केट में हम जिस पर बात कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के बारे में सेलर्स और बायर्स जो हैं वो डील कर रहे हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बायर्स और सेलर्स डील कर रहे हैं और वो डील जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पर हो, वो किसी रीजन में या पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर उस प्रोडक्ट के बारे में डील कर सकते हैं। और चौथी बात जो है, अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स सो दैट द सेम प्राइस प्रिवेल्स। अब क्या हुआ कि जो इन लोगों ने बैठकर कहीं पर भी बैठकर, बायर ने कहीं और बैठकर और सेलर ने कहीं और बैठकर जो ये डील की है, उस डील में जो प्राइस तय हुआ है वही प्राइस जो है वो तय रहेगा। यानी बात क्या आई, बात ये आई कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बायर्स और सेलर्स कहीं पर भी दूर दूर रहकर भी कोई डील कर सकते हैं। वो डील किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो सकती है या पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है और वो जो प्राइस तय करेंगे, यानी बायर्स और सेलर्स उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पर वो उसका प्राइस तय होगा। तो ये मार्केट की मतलब ये हो गया, मार्केट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई बाजार लगी हो, उसमें कोई सेलर बैठा हो, कोई बायर आए और फिर उसके बाद में वो उस सामान को खरीदे तो हम ये कहेंगे वही मार्केट है। नहीं, मार्केट अब क्या हो गया, कार्नोट की जो डेफिनेशन हुई उससे मार्केट का जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो गया। अब इस एरिया के साथ हम लोग देखते हैं मार्केट के कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन हम लोग अपनी आम जिंदगी में मार्केट के देखते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन बाय एरिया, क्लासिफिकेशन बाय द नेचर एंड ट्रांजैक्शन, फिर क्लासिफिकेशन बाय द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब पहला वाला हम लोग जो लेते हैं इसमें क्लासिफिकेशन बाय एरिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन बाय एरिया है ये क्या है? अब ये क्लासिफिकेशन बाय एरिया का मतलब ये हुआ कि अब वो मार्केट जो है वो मार्केट कहां पर है, उसका एरिया क्या है। अब वो एरिया ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक आदमी यहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, दूसरा अमेरिका में बैठा हुआ है और इंडिया वाले आदमी ने अमेरिका से कोई सामान खरीदा। तो अब जब यहाँ के आदमी ने अमेरिका में सामान खरीदा तो वो क्या कहलाएगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट से उसने माल खरीद लिया, वो इंटरनेशनल हो गया। एक आदमी लखनऊ में, दूसरा मुंबई में है और उसने यहां से बैठे हुए मुंबई से माल खरीदा तो ये हुआ कि नेशनल लेवल पर उसने माल खरीदा, वो नेशनल मार्केट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल की मार्केट, लखनऊ के आदमी ने बनारस में माल खरीदा, वो स्टेट लेवल की मार्केट हो गई। फिर उसके बाद लोकल लेवल की मार्केट हो गई कि वो लखनऊ में ही किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर उसने माल खरीद लिया। मसलन मान लीजिए वो यहां से निकला और हजरतगंज से उसने जाके माल खरीद लिया या अमीनाबाद की मार्केट से माल खरीद लिया, तो वो क्या हो गया, वो लखनऊ में उसका वो लोकल मार्केट, उसे हम क्या कहेंगे, उसने लोकल मार्केट से माल खरीदा। तो अब क्या हो गया, पहली बात क्या आई कि क्लासिफिकेशन बाय एरिया, तो एरिया का मतलब ये हो गया। दूसरा हो गया कि क्लासिफिकेशन बाय ट्रांजैक्शन। अब कभी कभी मार्केट का क्लासिफिकेशन हम लोग ट्रांजैक्शन के हिसाब से भी करते हैं। ये खास करके जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में जिसे हम लोग कहें, या मान लीजिए गोल्ड मार्केट होती है, या जिसे आप कहते हैं मनी मार्केट में हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। शेयर मार्केट में इसकी इस तरह की क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब शेयर मार्केट में दो प्राइसेस चलते हैं, एक प्राइस होता है स्पॉट प्राइस और एक प्राइस होता है फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है? आज की डेट पर किसी चीज का रेट, आज जो रेट है वो तय हो गया था कि हमको रिलायंस का शेयर हमने खरीदना है और आज का रेट क्या है पता चला, 1000 रुपए रिलायंस का शेयर है, हमने 1000 रुपए का पेमेंट किया और शेयर खरीद लिया। अब ये दूसरा, इसमें फ्यूचर एक प्राइस होता है, फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस क्या है? आज है मई की 5 तारीख और हमको खरीदना है जून में। अब हमको क्या है कि हमने कहा कि साहब 5 जून के रिलायंस के प्राइस क्या होंगे। अब वो पता चला कि साहब 5 जून के भी प्राइस अभी से तय है और फ्यूचर में इसके प्राइस, अगर कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छी है तो फ्यूचर में ये माना जाएगा कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
तो अब क्या हुआ कि साहब फ्यूचर में यानी 5 जून को रिलायंस का प्राइस तय हो गया 1010 रुपए। तो अब क्या है कि हम आज ही खरीद सकते हैं फ्यूचर के प्राइस पर। हम ये सोचकर खरीद रहे हैं कि 5 जून को रिलायंस का प्राइस 1015 होगा और आज हम खरीद रहे हैं तो हमको 1010 पर मिल रहा है। तो यानी कि फ्यूचर में भी हम चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ्यूचर मार्केट। और स्पॉट में जो बात हो रही है वो कहलाती है स्पॉट मार्केट। यानी अब ये ट्रांजैक्शन थ्रू ट्रांजैक्शन क्या हो गया, आप स्पॉट में भी कोई सामान खरीद सकते हैं और फ्यूचर में भी कोई माल खरीद सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट स्पॉट मार्केट हो गई और एक हो गई फ्यूचर मार्केट। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन जो होता है वो तीसरा क्लासिफिकेशन है बाय द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। अब वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस से क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस से मतलब है कि जैसे जो बहुत बड़े वॉल्यूम में डील कर रहे हैं या बहुत कम वॉल्यूम में डील कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कहलाते हैं होलसेलर, स्टॉकिस्ट। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं। और जो कम वॉल्यूम में मार्केट में बैठे होते हैं उनको कहते हैं रिटेलर। वो बड़े बड़े होलसेलर से छोटी छोटी मात्रा में सामान लाते हैं और अपनी शॉप पर दुकान पर रखकर उसे बेचते हैं। तो अब मार्केट दो तरह की हो गई, एक जो होलसेलर हैं उनसे बड़े स्टॉकिस्ट हैं, फिर दूसरे कौन से हो गए, वो हैं जो रिटेल करते हैं। तो यानी कि ये भी पता चल गया कि साहब जो क्लासिफिकेशन है वो वॉल्यूम के का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक और क्लासिफिकेशन इसमें होता है मार्केट का क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मतलब कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जिनका हम टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन देखिए यहां आ गई, 4 तरह से ये क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन हो गया वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, दूसरा हो गया शॉर्ट टाइम, तीसरा है लॉन्ग टाइम और चौथा है वेरी लॉन्ग टाइम के लिए। पहली बात, जब हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए बात करते हैं, शॉर्ट टाइम से मतलब क्या है? अब जैसे कहीं आपके घर के आसपास लगती होगी फिश मार्केट लगती होगी, वो शाम को 2 घंटे के लिए लगी और खत्म हो गई, तो वो भी एक मार्केट है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लग रही है। तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लगी, तो यानी कि इसका क्लासिफिकेशन टाइम से हम लोगों ने कर दिया और ये हुआ कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट लगी। वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, ये मालूम साहब लगी और वो तो 2 घंटे के लिए फिश मार्केट लगी थी, 3 घंटे के लिए लगी थी, ये वाली मार्केट जो है ये दिन भर के लिए लगी। फिर उसके बाद में थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट लगी। लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट हो गई कि साहब कोई मार्केट आप जाइए, बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं कि जब आप गेहूं कटा तो साहब वो मार्केट लगी है, अब वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर वो मार्केट लगी रही और फिर उसके बाद वो मार्केट खत्म हो गई। कहीं कहीं कुछ एरियाज में नुमाइश आती है, अब वो नुमाइश उसको एक तरह की मार्केट होती है, अब वो मालूम साहब आई, उसमें दुकानें सजी और कुछ टाइम के लिए सजी और फिर उसके बाद में वो दुकानें उठ गई। तो अब वो क्या हो गया, ये थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए हो गई। फिर उसके बाद एक वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी वो मार्केट जो हमेशा है और चल रही है। जैसे हमारे शहर में जो मार्केट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड की मार्केट्स हैं, वो लगी हैं, रोज सुबह जो है वो 10 बजे खुलेंगी, रात को 10 बजे तक खुली रहेंगी, तो ये लॉन्ग पीरियड की मार्केट हो गई। तो इस तरह से इनका एक क्लासिफिकेशन ये हुआ कि साहब ये टाइम के हिसाब से इनका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में हमको यहाँ डिटेल से इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ये जो अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया, ये आपको खाली इस बात के थे कि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि मार्केट से इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है। ये सिर्फ इसलिए आपको ये सारी मार्केट के क्लासिफिकेशन बताए गए। जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसको कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे पूरी इकोनॉमिक्स में जो आप चाहे बीकॉम के लेवल पर पढ़ें और फिर उसके बाद में चाहे एडवांस लेवल पर एमबीए में पढ़ें या एमकॉम में पढ़ें, तो आपको ये क्लासिफिकेशन जो जिस पे अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन आपको हमेशा पढ़ते रहना। ये क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन बाय कंपटीशन। अब ये कंपटीशन से क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? देखिए, कंपटीशन से क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि जो मार्केट का क्लासिफिकेशन हो रहा है वो मार्केट का नेचर किस तरह का है। क्या उसमें कंपटीशन है या उसमें मोनोपोली है या उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या क्या है। अब ये देखिए, यहां पर आ गई एक चार्ट बनकर आ गया आपकी
सामने इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है 4 तरह की बातें दिखाई दे रही है। पहली जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो है, पहली चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो है परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन से क्या मतलब है? परफेक्ट कंपटीशन से मतलब होता है यानी वो कि जहां प्रोडक्ट एक ही बन रहा हो लेकिन उसके सेलर अनलिमिटेड हो और बायर्स भी उसके अनलिमिटेड हो, और जो बायर्स हैं उनको मार्केट की पूरी जानकारी हो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और एडवर्टीजमेंट यहां काम नहीं करता। क्या बात हो गई? परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है। पहले तो हम बताएं आपको परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन से मतलब यह हुआ कि एक ही तरह का प्रोडक्ट, सेम साइज, आकार, प्रकार, क्वांटिटी, क्वालिटी सेम हो, उसमें किसी तरह का कोई फर्क ना हो और उसको प्रोड्यूस करने वाले अनलिमिटेड हो और उसको खरीदने वाले भी अनलिमिटेड हो और उसका प्राइस मार्केट तय करेगी। क्या मतलब हुआ? मार्केट में प्राइस फिक्स होने का मतलब यह है कि जो अलग अलग सेलर्स हैं वो मिलकर किसी चीज का प्राइस तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन में खास बात क्या है कि प्रोडक्ट होमोजेनियस, एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में बनेगा या 10 कंपनियां मिलकर या 10 फैक्ट्रियां मिलकर कोई चीज बना रही हैं तो सब एक जैसा नहीं होगा। हर एक की अपनी अपनी कुछ फीचर्स होंगी, किसी का रंग, रूप, क्वालिटी, आवाज, वजन सब अलग अलग हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि कौन सी चीज में परफेक्ट कंपटीशन होगा? परफेक्ट कंपटीशन होगा जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स। अब मालूम हुआ गेहूं उत्पादित हुआ तो अब वो जितने किसानों ने उत्पादित किया सबके यहाँ एक ही जैसा गेहूं हुआ है। मटर उत्पादित हुई है, सबकी जगह एक ही जैसी मटर उत्पादित हुई है। प्याज हुआ, सब जगह एक ही जैसा प्याज हुआ। आप बाजार में गए, आपने देखा ठेले के ऊपर मटर लगी हुई है साहब, और वो मटर जो है सब एक जैसी लगी हुई है। जो सारी एक जैसी मटर है उस सबके बिकने का रेट भी एक होगा। आप इस दुकान पर पूछिएगा तो भी उसने कहा 50 रुपए किलो है साहब मटर, और दूसरी दुकान पे पूछा उसने भी कहा 50 रुपए किलो है। जितनी एक जैसी मटर होगी एक क्वालिटी की, उसका रेट भी एक जैसा होगा। अब बात यह रही कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब मान लीजिए कि सबने जाकर मंडी से माल खरीदा है, सबने 40 रुपए में माल खरीदा और सब लाकर 50 रुपए में बेच रहे हैं। अगर कोई उसमें से 45 रुपए में बेचेगा तो दूसरा भी उसे 45 में बेच सकता है क्योंकि उसने भी 40 रुपए में खरीदा है। तो अब क्या बात आई? और अगर कोई 55 रुपए में बेचेगा तो उसका माल बिकेगा नहीं, 50 वाले का माल बिक जाएगा। और अगर किसी ने 45 रुपए रेट किया तो बाकी भी 40 में खरीदे हैं, 45 रुपए रेट ले आएंगे और मार्केट में माल 45 रुपए में बिकने लगेगा। नुकसान सारे सेलर्स को होगा। तो कोई भी 45 में बेचना नहीं चाहेगा, तो सब 50 रुपए में बेचना चाहेंगे। तो अब प्राइस कैसे फिक्स हुआ? प्राइस फिक्स हुआ मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट ही प्राइस फिक्स कर लेती है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सेलर या बायर प्राइस फिक्स नहीं करता। प्राइस कैसे फिक्स हुआ? प्राइस फिक्स हुआ मार्केट से। मार्केट में सबने ये सोच लिया कि हमें प्राइस 50 रुपए में बेचना है तो वो 50 रुपए में ही बिका। तो अब परफेक्ट कंपटीशन में दो खास बातें हो गई कि बहुत से एक बायर हो गए, बहुत से एक सेलर हो गए, प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनस हो गया, प्राइस जो है मार्केट में तय कर दिया। अब इतने ज्यादा बायर और सेलर हैं, कोई भी सेलर नया आ जाए तो मार्केट पर असर नहीं होती, कोई चला जाए तो भी मार्केट पर असर नहीं होती। यानी फ्री एंट्री और एग्जिट है, जो चाहे आकर माल बेचे और जो चाहे चला जाए। आपके मोहल्ले में ठेले लगते हैं मटर बेचने के, तो मालूम हुआ आज 4 ठेले लगे थे तो कल 5 लगे, तो परसों 3 लगे, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लगे, 5 लगे, 3 लगे, 10 लगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई एक आध कम लगा या कोई एक आध ज्यादा लगा, उससे मार्केट के ऊपर असर नहीं पड़ता। तो प्राइस जो परफेक्ट कंपटीशन हो गया उसमें एंट्री एग्जिट जो है वो फ्री होती है।
अब वो मालूम है साहब एक और चीज है उसमें कि जो है एडवर्टीजमेंट, कोई चाहे जितना चीख कर बेचे, खामोशी से खड़ा रहे, उसका माल बिकना है। चीखने से फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत ज्यादा कोई चीख के बेच रहा है कि आइए हमारा सामान खरीद लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां रेट फिक्स है, क्वालिटी एक जैसी है। तो इसलिए अपने वहां कोई इस तरह का एडवर्टीजमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें और डिटेल में बात करेंगे। अब दूसरा जो यहां पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन है, अब दूसरा इसमें आता है साहब मोनोपोली। अब जो मोनोपोली है उसकी बात हम लोग करेंगे। मोनोपोली क्या होती है? वैसे तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे मोनोपोली की। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली में होता यह है कि वहां सिर्फ सेलर एक होता है और बायर बहुत से एक होते हैं। सेलर एक होने का क्या मतलब हो गया? सेलर एक होने का मतलब है कि एक ही आदमी है जो प्रोडक्ट बेच रहा है और बाकी सब जो हैं वो खरीदने वाले हैं। तो अब जो प्रोडक्ट बेच रहा है वही प्राइस भी तय करेगा, यानी यहां सेलर ही प्राइस तय करता है और कोई दूसरा प्राइस तय नहीं करता। यहां कोई एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेलर है उसने प्राइस वही चाहे तो कम कर दे और वही चाहे तो प्राइस बढ़ा दे। तो दूसरे जो लोग हैं यानी दूसरा जो सेलर है वो जल्दी एंट्री कर नहीं पाता है। अब उसके एंट्री ना करने के और भी बहुत से रीजन है। जब हम लोग मोनोपोली का चैप्टर एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग उसकी डिटेलिंग में जब पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात सिर्फ क्लासिफिकेशन की कर रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि मार्केट कितनी तरह की होती है। तो उसमें आ गया एक जो मोनोपोली। तो मोनोपोली में सेलर एक है, बायर बहुत से एक हैं और सेलर जो है वही प्राइस मेकर होता है, यानी वही प्राइस तय कर देता है और वो एंट्री एग्जिट जो है वो होने नहीं देता, यानी कि नए लोगों को आने नहीं देता, नई एंट्री होने नहीं देता, नए सेलर्स को अंदर आने नहीं देता। और एडवर्टीजमेंट से बहुत कोई खास फर्क पड़ता नहीं है यहां भी। अब इसके बाद में आता है जो सबसे ज्यादा, अब जैसे ये मोनोपोली वाली बात हुई, ये जैसे अपने यहां इंडियन रेलवे है, एक इंडस्ट्री है जो रेलवे की इंडस्ट्री, वो इंडियन रेलवे है कि वहां इंडियन रेलवे जो है उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो अकेली रेल है, जितना चाहे रेल टिकट का प्राइस बढ़ा दे चाहे कम कर दे, वो अकेली है। तो इसलिए वो मोनोपोली है उसकी, कोई दूसरा रेलवे आ नहीं पा रहा है, अकेले वो कर रही है और फिर उसके बाद में जो है वो वही प्राइस भी तय कर देती है। तो अब इसके बाद में आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है जिसे इसमें दो तरह के, वैसे तो कई एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन इस लेवल पर, जिस लेवल पर आपको हम बता रहे हैं, इसमें सिर्फ दो क्लासिफिकेशन हम आपको बताएंगे। एक क्लासिफिकेशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक है ओलिगोपोली का। इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम आपको बता दें बहुत थोड़ा सा। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन है जहां बहुत से सेलर नहीं होते, कुछ सेलर होते हैं और बायर जो हैं वो बहुत से एक होते हैं। सेलर कुछ होंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए आपके साथ अगर परफेक्ट कंपटीशन में हजारों सेलर हैं तो यहां 10 सेलर, 15 सेलर, 20 सेलर होंगे और वो जो है अपना प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। लेकिन ये सब जो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, ये सब जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, इन सबके प्रोडक्ट का अपना अपना एक अलग इसमें कोई ना कोई खासियत होती है, जिसे हम इसके यूनिक एक इसमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है, इनका एक यूनिक तरह का एक प्रोडक्ट होता है जो इनके अकेले में होगी, दूसरे में नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, अब वो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में साहब कंपटीशन है। अब टूथपेस्ट में जो है वो मान लीजिए साहब जो है वो पेप्सोडेंट है और कॉलगेट है और साहब पतंजलि का भी आ गया है और बबूल भी है, अब ये क्लोजअप है। अब ये सब जो है वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और सब बेच भी रहे हैं, तो यानी इन सब में कंपटीशन है। लेकिन इनका कंपटीशन परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सब एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रहे। यानी जो पेप्सोडेंट है वो कह रहा है साहब हम मसूड़ों को मजबूत करते हैं, कोलगेट है वो कहता है कि साहब हम जो है वो दांतों को सफेद करते हैं, क्लोजअप है वो कहता है हम सांसों में ताजगी देते हैं, ठीक है। पतंजलि वाले बाबा जी हैं वो ये कहते हैं कि साहब हम आयुर्वेद से बनाते हैं, है ना। तो अब क्या हो गया,
कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन के साथ में भी इनकी अपनी मोनोपोली है। किसी की दांतों की सफेदी में कोई मोनोपोली कायम कर रहा है, तो कोई मसूड़ों की मजबूती में, तो कोई सांसों की ताजगी में, तो कोई आयुर्वेदिक में। तो इस तरह से क्या हुआ कि कंपटीशन होने के साथ साथ भी मोनोपोली का भी कुछ एक हिस्सा होता है। तो ऐसी मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब ये मोनोपोलिस्टिक इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब इस इम्परफेक्ट कंपटीशन में दो ब्रांचेस जो आपको हम पढ़ाएंगे, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और एक है ओलिगोपोली। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बात यहां पर आई कि मार्केट का क्लासिफिकेशन इतनी तरह का हो गया। अब इनके बाद में हम लोग आगे दूसरा कोई और टॉपिक लेंगे। फिलहाल आप इतना कीजिएगा कि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लासेस के लिए आज जो हमारा ये YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।